हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो है राजस्थान की। राजस्थान में एक जिला है अजमेर। अजमेर जिले में एक जगह है सावर। 25 अप्रैल 2003 को सावर पुलिस स्टेशन में एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वह बताता है कि जसवंतपुरा के पास एक नदी है, नदी में किसी का कटा हुआ सिर पड़ा है और कॉल कट जाती है। वहाँ के एसएचओ सुरेंद्र सिंह तुरंत अपने कुछ सिपाही लेकर घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं। वह देखते हैं कि किसी व्यक्ति का सिर पड़ा है, उसका धड़ गायब है और जो नदी है वह बिल्कुल सूख चुकी है। सिर को किसी धारदार हथियार से कई बार काटा गया है और आग पर जलाया भी गया है। पुलिस उस एरिया में और छानबीन करती है तो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव के एक व्यक्ति के कुआं में कपड़ों में कुछ बंधा हुआ था जो तैर रहा था। जब उसे कुआं से बाहर निकाला जाता है और उस कपड़े को खोला जाता है तो पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि उस कपड़े में एक लाश थी जो नग्न अवस्था में थी और इसका सिर गायब था। पुलिस को लगा कि शायद ये धड़ और वह सिर एक ही व्यक्ति का हो। पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के पास किसी की मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उस लाश का दाह संस्कार कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने बताया कि मरने वाले व्यक्ति की बाईं आंख के नीचे एक तार लगा हुआ निकला, जो तार कभी उसकी सर्जरी के टाइम पर लगाया गया होगा। पुलिस ने उस तार को और उस बॉडी के पास से जो कुछ भी मिला था उसे रिकॉर्ड रूम में रखवा दिया। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, न ही मरने वाले की कोई पहचान थी। इधर पुलिस उन सबूतों के सहारे उस व्यक्ति की पहचान करने में लगी थी। उधर किशनगढ़ का मशहूर मार्बल व्यापारी भवानी शर्मा लापता हो गया था। कुछ दिनों से भवानी शर्मा की जगह उसकी पत्नी गोडाउन पर आ रही थी। पूरा व्यापार खुद ही संभाल रही थी। भवानी शर्मा के पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा तथा माता का नाम भवरी देवी था। भवानी की पत्नी निधि शर्मा का अपने सास ससुर से हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसकी वजह से भवानी ने किशनगढ़ शहर में ही घर ले लिया और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगा। उसके माता पिता गाँव में ही रहते थे। भवानी कभी कभी अपने माता पिता से मिलने गाँव चला जाता था। यह बात भी निधि को पसंद नहीं आती थी। भवानी के 2 बेटे थे, एक का नाम कैप्टन तथा दूसरे का नाम संस्कार था। 25 अप्रैल 2003 को भवानी अपने माता पिता से मिलने गांव गया था और शाम को शहर वापस लौट आया था। उसने वापस लौटकर अपने पिता को कॉल भी किया था कि वह पहुंच गया है। भवानी को शहर लौटे हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था। इस बार भवानी ने अपने माता पिता को ना कोई कॉल ना कोई मैसेज किया था। पिता दुर्गा प्रसाद को चिंता होने लगी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दुर्गा प्रसाद जाँच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भवानी गोडाउन पर भी नहीं जा रहा है। भवानी की जगह उसकी पत्नी सारा काम काज देख रही है। दुर्गा प्रसाद निधि को कॉल करते हैं और भवानी के बारे में पूछते हैं तो वह कोई सही जवाब नहीं देती है और कॉल काट देती है। अब बात यह आती है कि अगर भवानी होता तो निधि काम पर क्यों जाती? या तो भवानी बीमार था या फिर लापता था। क्वेश्चन ये भी था कि या तो निधि को पता था भवानी कहाँ है, या उसे भी नहीं पता था कि भवानी कहाँ है, या फिर भाई खुद अकेले या अपने मायके वालों की हेल्प से उसे ढूंढ रही थी। शायद ससुराल वालों की हेल्प मांगना नहीं चाहती हो। इधर पुलिस को कोई क्लू ना मिलने पर वह प्रेस वालों को बुलाते हैं और सारी बात बताकर न्यूज में लिखने के लिए बोलते हैं। 4 मई 2003 सुबह का समय था। दुर्गा प्रसाद सुबह को रोज की तरह अखबार पढ़ने बैठता है। कुछ देर अखबार पढ़ने के बाद दुर्गा प्रसाद एकदम सन्न रह गया था, जैसे वह किसी सदमे में चला गया हो, क्योंकि दुर्गा प्रसाद ने न्यूज में पढ़ लिया था कि पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है, जिसके पोस्टमार्टम में उसकी लेफ्ट आंख के नीचे से एक सर्जरी तार निकला है। दुर्गा प्रसाद तुरंत अपने पूरे घर वालों और निधि को बोलकर सावर थाने पहुंच जाते हैं। निधि भी उनके थोड़ी देर बाद पहुंच जाती है। दुर्गा प्रसाद बोलते हैं कि मैं अखबार में स्टील के तार वाली न्यूज पढ़ के आया हूँ, प्लीज मुझे वह लाश दिखा दो। वहाँ के एसएचओ बताते हैं कि लाश बिल्कुल सड़ने लगी थी, उसमें से बदबू आने लगी थी, इसलिए हमने पूरे रीति रिवाजों के साथ उस लाश का दाह संस्कार कर दिया। हमारे पास उस स्टील वाले तार और उसके पास से जो कुछ भी कपड़े मिले थे उनके अलावा और कुछ नहीं है। एसएचओ सुरेंद्र सिंह दुर्गा प्रसाद से पूछते हैं कि इस स्टील वाले तार से उनका क्या रिलेशन है। दुर्गा प्रसाद बताते हैं कि भवानी का जवानी में एक एक्सीडेंट हो गया था, तब उसकी सर्जरी करनी पड़ी थी। उसी सर्जरी में उसकी लेफ्ट आंख के नीचे तार लगाया गया था। पुलिस फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी कि वह लाश भवानी शर्मा की ही थी। पुलिस ने हॉस्पिटल का नाम पूछा तो दुर्गा प्रसाद ने उस हॉस्पिटल का नाम बताया और उस डॉक्टर का नंबर एसएचओ साहब को दे दिया। डॉक्टर से एसएचओ की बात होने पर डॉक्टर बताते हैं कि मैंने राजस्थान में 3 लोगों की सर्जरी की है, उनमें से भवानी भी था। डॉक्टर पुलिस को उन मरीजों की इंफॉर्मेशन भेज देता है। पुलिस जब उन लोगों से कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि भवानी को छोड़कर और 2 लोग जिंदा हैं। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि वह डेड बॉडी भवानी शर्मा की ही थी। दुर्गा प्रसाद व उसकी फैमिली को अब यह विश्वास हो गया था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस को फैमिली पर शक जाता है कि अगर भवानी इतने दिनों से लापता था तो उन्होंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। एसएचओ सुरेंद्र सिंह जब सबसे पूछताछ करते हैं तो वह एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की एक बात कॉमन थी कि निधि शर्मा की भवानी से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। दुर्गा प्रसाद ने बताया कि निधि और निधि के भाई ने मिलकर भवानी को मारा है। अब एसएचओ सुरेंद्र सिंह को निधि शर्मा पर शक जाता है। वह निधि से पूछताछ करते हैं तो वह
भवानी की बहन और बहनोई पर आरोप लगाती है, कहती है कि संपत्ति के लालच में उन्होंने मार दिया होगा। पुलिस को शक हो गया था कि फैमिली के ही किसी पर्सन ने भवानी की हत्या की है। पुलिस अपनी साइकोलॉजी अपनाती है और निधि शर्मा के भाई को बुलाया जाता है। निधि को सामने बैठाकर उसके भाई से पूछताछ शुरू करती। पहले तो वह कुछ नहीं बताता, फिर पुलिस दूसरा तरीका अपनाती है जिसे देखकर निधि शर्मा अंदर से टूट जाती है और वह रोने लगती है। वह रोते हुए पुलिस को बोलती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, उसे कुछ पता नहीं है। मैं बताती हूँ, हाँ मैंने ही अपने पति को मारा। यह सुनकर एसएचओ सुरेंद्र सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि निधि की हाइट भी इतनी नहीं है कि वह अकेले कैसे भवानी को मार सकती है। वह बोलते हैं कि मुझे पूरी कहानी शुरू से बताओ, कौन कौन इसमें शामिल है। निधि बताती है कि उसे शक था कि उसका पति दूसरी औरतों से संबंध रखता है। वह बाहर उनसे मिलने जाता है। उसे भवानी का उसके परिवार के प्रति लगाव अच्छा नहीं लगता था। उसे डर था कि भवानी कहीं अपनी संपत्ति परिवार में न बांट दे। निधि ने अपने पति के दोस्त अशोक वैष्णव को इसमें शामिल किया। अशोक भवानी का दोस्त और ड्राइवर भी था। भवानी ने अशोक को एक गाड़ी दी थी जिसकी किस्तें अशोक पर अभी बाकी थी। निधि ने अशोक को लालच दिया कि वह उसकी गाड़ी की किस्तें भर देगी और अलग से भी कुछ पैसे देगी। अशोक उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। अब आता है 26 अप्रैल 2003। शाम का समय था। भवानी अपने काम से वापस आ गया था। निधि ने भवानी के जूस में नींद की गोलियां मिला दी और अशोक को फोन कर दिया। अशोक अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेके आया था। अशोक ने सोते हुए भवानी पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। उसकी लाश से खून के फव्वारे चल रहे थे। निधि ने देखा कि सिर धड़ से अलग नहीं हुआ है। वह चाकू लाती है और खुद अपने हाथों से एक सब्जी की तरह सिर को धड़ से अलग कर देती है। निधि उस सिर को एक गैस के पास ले जाती है और उसको चारों तरफ से भूंजती है। उसे तब तक भूंजती है जब तक उसे विश्वास न हो जाता है कि अब कोई भी इस सिर को पहचान नहीं पाएगा। उसके बाद दोनों मिलकर उस लाश को एक कपड़े पे बांधकर उन कपड़ों को एक पोटली में बांधकर किशनगढ़ से दूर अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। पुलिस को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने पति का इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकती है। अशोक और निधि शर्मा को जेल में डाल दिया जाता है और भवानी के बच्चों को उसके दादा दादी के पास भेज दिया जाता है।